वीडियो जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, इस चैप्टर में अभी तक फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। फिर हमने चार्जेस के बारे में बात की कि किसी बॉडी को चार्ज किस तरह से किया जा सकता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने डिस्कस किए। मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बाद मैंने चार्ज की एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सब चीजें आपको बताई। बहुत सारी बारीकियां हमने डिस्कस की ऑलरेडी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम चार्जेस की स्टडी करनी है तो पहले चार्ज को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज है क्या, किस तरह की क्वांटिटी है ये सब चीजें वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो सब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जब मैं यहां डिस्कस करूंगा आपसे, देखिए अगेन मैं हमेशा यही कहता हूं, फिजिक्स में बेसिक्स ही सब कुछ है। अगर बेसिक्स अच्छे से दिमाग में बैठ चुके हैं तो हर एक चीज कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आप बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। ये चार्ज है तो फिजिकल क्वांटिटी ना। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी whose magnitude can be measured and can be expressed in terms of numbers, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज की हमने क्लासिफिकेशन की थी क्लास 11th में। पहली क्लासिफिकेशन थी, दो कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले उसी के बेसिस पे हम बात करते हैं वेदर चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आंसर इज चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इनफैक्ट पहले सोचा गया था कि चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखा जाए। जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था, फिजिक्स में हमारी दो फंडामेंटल थ्रस्ट है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। जब ये यूनिफिकेशन हमने अप्लाई की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्लब करके फिजिक्स की एक ही ब्रांच बना दी हमने, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो हमने वहां पे देखा ज्यादातर फॉर्मूला, ज्यादातर रिलेशन ऐसे थे जिसमें करंट डायरेक्टली अप्लाई होता है। तो जब करंट डायरेक्टली अप्लाई हो रहा था तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम करंट को ही फंडामेंटल क्वांटिटी बनाएंगे। अब देखिए, करंट और चार्ज के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन है। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, Q अपॉन T। तो अगर Q फंडामेंटल होता तो करंट डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाता, बट अब हमने करंट को फंडामेंटल बनाया तो Q क्या बनेगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो Q के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, I इंटू T, इजंट इट। तो जब ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सो इसी रिलेशन के बेसिस पे आप चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। करंट, डायमेंशनली करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और टाइम की जगह क्या आ गया, T। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज इक्वल टू AT। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी है तो डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, A इंटू T। नेक्स्ट, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। सो चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ये पहली चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने फिजिकल क्वांटिटीज की एक और क्लासिफिकेशन की थी, वो थी स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटी विच पोजेस मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर्स के पास डायरेक्शन भी होती है। तो उस बेसिस पे अगर आप चार्ज को देखें, वेदर चार्ज इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आंसर इज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी एट ऑल। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, सिंपल है। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। नो डाउट दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन वो भी ज्योमेट्रिकल नहीं, सर्किट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एंड की तरफ, ठीक है। सो पहली दो प्रॉपर्टीज आई होप आपको अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी। चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट? नेक्स्ट, थर्ड, जब भी हमें चार्जेस को ऐड करना हो तो चार्जेस आर ऑलवेज एडेड एल्जेब्रिकली। देखो, दो तरह की एडिशन होती हैं, एक होती है एल्जेब्रिक एडिशन और दूसरी होती है वेक्टर एडिशन, जिसमें हमें डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। कॉमन सेंस की बात है, अगर ये क्वांटिटी है ही स्केलर क्वांटिटी, तो जब भी इसको ऐड करेंगे तो हम किस तरह से ऐड करेंगे, चार्जेस आर ऑलवेज एडेड एल्जेब्रिकली। चार्जेस के केस में वेक्टर एडिशन हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इनको एल्जेब्रिकली ही ऐड करेंगे। अब एक और सवाल है, पहले इसकी एग्जांपल दे देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 10 कूलम। आपने इसमें प्लस 5 कूलम और ऐड किया तो कितना बन गया, 15 कूलम, एल्जेब्रिकली ऐड किया।
अब मान लीजिए इसमें आप ऐड करते हैं -8 कूलम, तो अलजेब्रिक एडिशन करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाना चाहिए 7 कूलम। नॉर्मली जैसी एडिशन आप नॉर्मल अलजेब्रा में परफॉर्म करते हैं, सो चार्जेस आर ऑलवेज एडेड अलजेब्रिकली। इज दैट क्लियर? सो 3 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड चार्जेस आर ऑलवेज एडेड अलजेब्रिकली, राइट? अब देखा जाए तो इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन इतना न्यूमेरिकली इतने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं, ये फंडामेंटल्स हैं और ये आप ऑलरेडी कॉमन सेंस से जानते भी होंगे कि चार्जेस आर एडेड अलजेब्रिकली। अब मैं अगली प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दैट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। व्हाट डज इट मीन? देखिए, क्वांटाइज मतलब किसी भी बॉडी के साथ आप चार्ज का एक्सचेंज करें, चार्ज लें या दें, या सिंपल वर्ड्स में ऐसा कहें, कोई भी बॉडी जब भी कभी चार्ज एक्वायर करती है तो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट, एंड दैट बेसिक यूनिट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अभी पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, फंडामेंटल कॉज ऑफ चार्जिंग इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 तरीके हैं, फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शन, इंडक्शन, लेकिन तीनों में से कोई किसी भी तरीके से अगर आप बॉडी को चार्ज करेंगे तो जब जब कोई बॉडी चार्ज होगी, पक्की बात है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। अगर किसी बॉडी ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, अगर किसी बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो लेन देन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। अब आप ये खुद विजुअलाइज करके देखिए, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कोई बॉडी फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगी? या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कभी ऐसा पॉसिबल है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएं, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएं, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जब भी होगा तो वो इंटीग्रल नंबर में होगा, आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5, इन बिटवीन बीच की कोई वैल्यू नहीं आ सकती। और चूंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से हुआ है तो हम ये कह सकते हैं एनी बॉडी कैन एक्वायर चार्ज ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट। एंड व्हाट इज दैट बेसिक यूनिट? दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय E. What is this? E equal to? E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अगर कोई बॉडी गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर लूज कर रही है तो पॉजिटिव आएगा। बट किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा? हमेशा N into E। पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, मिनिमम इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर किया जाने वाला चार्ज, मिनिमम वो पैकेट कितने वैल्यू का है? दैट इज E, विच इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। So any body can acquire charge only in terms of integral multiples of charge of 1 electron. So this is quantization of charge. अब इस क्वांटाइजेशन पे और कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। कभी कभी क्वेश्चन इसमें से कैसा आ सकता है, सपोज आपसे कभी पहले तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट डज इट मीन, इसको थोड़ा सा और। या तो कोई बॉडी 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा या 2 का। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तो इसका मतलब उस बॉडी पे इतना चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी बॉडी उस पर नेगेटिव, और जो लूज कर रही है उस पर पॉजिटिव, कितना चार्ज आएगा? 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा तो 4.8 into 10 to the power minus 19 कूलम। अगर 4 का होगा तो 6.4 into 10 to the power minus 19 कूलम। क्या इनके बीच की कोई वैल्यू कभी आ सकती है? तो आंसर इज नो। तो जब कभी भी कोई बॉडी चार्ज एक्वायर करेगी वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में वो चार्ज एक्वायर करेगी। मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर मैं यहां पे Q वर्सेस नंबर एक ग्राफ प्लॉट करूं, Q वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, चार्ज वर्सेस नंबर, तो पहले अगर 0 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा चार्ज 0, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही चार्ज कितना आ जाएगा? 1e। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो ये चार्ज सीधा कितना हो जाएगा? 2e। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूटी में ऐसा नहीं कि कोई बॉडी कितना भी चार्ज आप अपनी मर्जी से किसी बॉडी को दे सकते हैं, या तो किसी बॉडी पे इतना चार्ज आएगा और उसके बाद अगली वैल्यू ये आएगी। इनके बीच की वैल्यूज कभी नहीं आ सकती। कभी भी कोई बॉडी 2
इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज एक्वायर नहीं कर सकती। कभी भी कोई बॉडी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एक्वायर नहीं कर सकती। कितना एक्वायर करेगी? या ये वैल्यू, या उसके बाद अगला स्टेप ये, या अगला ये, इनके बीच की वैल्यूज कभी नहीं आ सकती। बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब भी होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा। इज इट क्लियर? अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है? इसके बेसिस पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कैन अ बॉडी एक्वायर अ चार्ज ऑफ, लेट अस टेक एनी आर्बिट्ररी एग्जांपल, कोई वैल्यू लेते हैं। सपोज मैं कहता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम ऑफ चार्ज, लेट अस से 19, ठीक है। क्या बॉडी इतना चार्ज एक्वायर कर सकती है? तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे? आप इसी रिलेशन को यूज करें और n की वैल्यू निकालें। n क्या होना चाहिए? Q अपॉन E। Q की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। E की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये माइनस 19 कैंसल आउट हो गए। ये आ गया आपके पास 20 अपॉन 16 या फिर 5 अपॉन 4। इज 5 अपॉन 4 एन इंटीग्रल वैल्यू? सिंस इट इज नॉट एन इंटीग्रल वैल्यू, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। सिंस इट्स अ फ्रैक्शन, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो body cannot acquire this charge. Body cannot acquire this charge. तो बॉडी ये चार्ज कभी भी एक्वायर नहीं कर सकती। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो चार प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्जेस आर अलजेब्रिकली एडेड, एंड नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जब भी चार्ज का लेन देन होगा डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में क्वांटाइजेशन में। आज की डेट में जैसे मान लीजिए सपोज एक बिस्किट पैकेट की बात करते हैं। हम एक बिस्किट पैकेट खरीदने जा रहे हैं, उसके अंदर 10 बिस्किट्स हैं। अब ये ओपन तो मिलेगा नहीं। जब भी आप बिस्किट मार्केट से खरीदेंगे पैकेट के फॉर्म में लेकर आएंगे। तो आप कितने बिस्किट खरीद के मार्केट से घर ला सकते हैं? अगर एक पैकेट में 10 बिस्किट्स हैं तो या तो आप 10 बिस्किट्स घर ला सकते हैं या आप 20 ला सकते हैं। मतलब 2 पैकेट खरीद कर लाएंगे 20, या 3 पैकेट लाएंगे 30, या 4 पैकेट लाएंगे तो 40 एंड सो ऑन। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप मार्केट से 15 बिस्किट परचेज करके ले आए। या तो आप 1 पैकेट परचेज कर पाएंगे या 2 पैकेट। सो परचेज ऑफ बिस्किट्स इज क्वांटाइज्ड। It is quantized. So you can purchase biscuits only in terms of integral multiples of 10. क्योंकि एक पैक में कितने बिस्किट्स हैं? 10। तो या 10 लेकर आएंगे या 20 लेकर आएंगे या 30 या 40, बीच की वैल्यूज कभी नहीं आ सकती। वैसे ही हमने यहां पे एक्सप्लेन किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अक्सर लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं। व्हाट डज इट मीन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? इट सिंपली मीन्स चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। व्हाट डज इट मीन? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड का मीनिंग क्या है? इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अक्सर मैं सुनता हूं स्टूडेंट्स इस तरह से कहते हैं दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जैसा आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए बोलते हैं। बट ये गलत है भाई। ये बिल्कुल मत कहिए कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कभी कभी नॉर्मली ऐसा ट्रू है, बिल्कुल सही है, बट कुछ एक्सट्रीम केसेस में चार्ज डिस्ट्रॉय भी होता है, चार्ज क्रिएट भी होता है। तो मैं उसकी एग्जांपल्स भी दूंगा, चार्ज कब डिस्ट्रॉय होता है, कब क्रिएट होता है। बट उससे पहले हम एक चीज पे बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अभी मैंने उस स्टेटमेंट को तो डिस्कार्ड कर दिया दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आप नहीं बोलेंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको कह सकते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड कह सकते हैं या कांस्टेंट कह सकते हैं। टोटल चार्ज रिमेन्स, either you can say conserved
और यू कैन से कांस्टेंट, इसकी जगह आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर बाहर से ना चार्ज आए, ना बाहर मैटर का एक्सचेंज हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का कोई एक्सचेंज ना हो, तो सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट बना रहेगा, सेम बना रहेगा। इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी रब टू न्यूट्रल बॉडीज, हमने डिस्कस किया था चार्जिंग बाय रबिंग, फ्रिक्शनल मेथड। तो अगर आप दो न्यूट्रल बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो दोनों बॉडीज पे चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आता है? एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आते हैं दोनों पे। मान लीजिए एक पे +5 आ गया, एक पे -5 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 0। तो चार्जिंग से पहले क्या थी? दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, ये आपस में एक ही सिस्टम का हिस्सा है, बाहर किसी के साथ कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, दोनों को रब किया, दोनों पे चार्जेस आए, एक पे +5 आया, एक पे -5 आया। देखने में ऐसा लगा शायद चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, बट क्रिएशन नहीं हुई, जस्ट यू कैन से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ या ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हुआ। लेकिन फिर भी इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी अगर आप टोटल चार्ज देखेंगे, क्योंकि रबिंग से पहले दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, टोटल चार्ज 0 था, तो रबिंग के बाद भी दोनों ने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक्वायर किए, दोनों को ऐड अप करेंगे, दैट अगेन ऐड अप टू 0। If you rub two neutral bodies together, both acquire equal and opposite charges, which again sum up to 0, which is equal to the charge before rubbing. So total charge पहले भी 0 था, अब भी कितना 0? आप इतनी सी ही एग्जांपल दीजिए और इतने में इस क्वेश्चन को, इसको कंक्लूड कीजिए अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो आगे की कहानी मैं बताने जा रहा हूं वो आपको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, अनटिल अनलेस कि स्पेसिफिकली ऐसा पूछा जाए। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए जो मैं आगे की चीजें आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इससे पहले ये माना जाता था चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ऐसा नहीं है। चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इन पेयर्स। जी हां, आपने सही सुना, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट पेयर्स में। जब जब क्रिएट होंगे तो पेयर में क्रिएट होंगे, जितना पॉजिटिव क्रिएट होगा इतना नेगेटिव क्रिएट होगा, तो टोटल चार्ज फिर से उतना ही रहेगा। अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो जितना पॉजिटिव डिस्ट्रॉय होगा उतना नेगेटिव डिस्ट्रॉय होगा, तो नेट चार्ज फिर से उतना को उतना बना रहेगा। जी नहीं, जो मैं आपको रबिंग वाली एग्जांपल दे रहा था वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन नहीं है, वहां पे वो तो जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। मैं यहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की बात करने जा रहा हूं। आपको याद होगा एक रिलेशन आपको बताया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो हमें दिया मास एनर्जी इक्विवेलेंस E = mc², कि कभी कभी, और ये पर्टिकुलरली कब होता है, ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। बट न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स का मास थोड़ा ज्यादा होता है और प्रोडक्ट्स का मास थोड़ा कम, मतलब रिएक्शन के दौरान थोड़ा सा मास गायब हो जाता है, और वो जो मास गायब हो जाता है उसे वैसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन जो मास गायब हो जाता है वो जाता कहां? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। हम बार बार ये कैलकुलेशन करके देख चुके हैं कि अगर 1 ग्राम मास भी पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हम बार बार कर चुके हैं, अभी मैं कैलकुलेशंस पे नहीं जाऊंगा। तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, हमने डिस्कस किया था। कब? जब मास डिस्ट्रॉय होता है। एग्जांपल देखिए, सपोज मैं इन दो बॉडीज को बड़ी जोर से कोलाइड कराऊं, ये टूट जाएंगी। एक ईंट यहां से फेंकू, नीचे टूटेगी, उसके छोटे पीसेस को और जोर से कोलाइड करूं और छोटे पीसेस में टूटेगा। तोड़ते तोड़ते अगर मैं एटम के लेवल पे आ जाऊं और एटम के अंदर भी, एटम को भी तोड़ डालें, एटम के अंदर से 3 पार्टिकल मिले हमें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इनमें से सबसे लाइटर पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का वाला पार्टिकल करीब करीब, अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो हम ऐसा कह सकते हैं 2000 इलेक्ट्रॉन एक साइड और 1 प्रोटॉन एक साइड। एनीवे, तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे 2 पार्टिकल्स को अगर आप बड़ी हाई स्पीड से लाके कोलाइड कराएं इलेक्ट्रॉन जैसे 2 पार्टिकल को, वो फिर टूटेंगे। भाई अब और कितना टूटेंगे? ऑलरेडी इतना छोटा पार्टिकल है जिसके पास नेग्लिजिबल मास है, तो अब वो इस तरह से टूट के बिखरते हैं कि मास बचता ही नहीं है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पूरी तरह एनर्जी में। इसको आप दूसरे तरीके से देखिए, मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्क क्या तीनों में? सॉलिड्स में मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड्स में थोड़े लूज हो गए, थोड़ा दूर हो गए, और गैसियस स्टेट में और दूर दूर हो गए। है तो वही एटम्स हैं।
अब गैसियस स्टेट में जब ये दूर दूर हो गए तो वो हमें मटेरियल दिखना ही, वो जो मैटर है हमें दिखना बंद हो गया, इतने रेयर हो गए कि दिखना बंद हो गया। हालांकि वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है, लेकिन यहां हम क्या बात कर रहे हैं, बहुत छोटे मैटर पार्टिकल बड़ी हाई स्पीड से आके कोलाइड करें तो गायब भी हो जाते हैं, मैटर गायब हो जाता है, उस थोड़े से मैटर की जगह बहुत सारी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वो कब होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? E=mc²। अब इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, ऐसा हुआ कैसे, वो रिएक्शन हुई क्या थी, बीच का मैकेनिज्म क्या था। तो वो जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, दो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हाई स्पीड से आकर कोलाइड करते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। रिमेंबर, इट इज नॉट प्रोटॉन, इट इज पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इसे हम बोलेंगे चार्ज नंबर, इसे बोलेंगे मास नंबर। सो दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन, दिस पार्टिकल इज अ प्रोटॉन, I'm sorry, it's not a proton, it's a positron। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सभी जानते हैं, what is a positron? देखिए, पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो चार्ज के मामले में प्रोटॉन की तरह है और मास के मामले में इलेक्ट्रॉन की तरह। मतलब इसका चार्ज कितना होगा? +E, जैसे प्रोटॉन का चार्ज है। लेकिन प्रोटॉन एक बहुत ही मैसिव पार्टिकल है, करीब करीब 1836 इलेक्ट्रॉन एक साइड रखे और एक प्रोटॉन एक साइड रखे, तब जाके उनका मास बराबर होगा। ठीक है, तो ये ऐसा पार्टिकल है, चार्ज के मामले में प्रोटॉन है लेकिन मास के मामले में इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा सवाल है कि ये न्यूक्लियस के अंदर आया कहां से, वो हम फिर डिस्कस करेंगे आगे जब एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखिए, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बड़ी हाई स्पीड से ट्रेवल करते हुए जब कोलाइड करते हैं तो दोनों डिस्ट्रॉय होके they give rise to the formation of gamma particle plus other forms of energy also। देखिए, गामा पार्टिकल भी एनर्जी और दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहां इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना था? -E। पॉजिट्रॉन के पास चार्ज कितना था? +E। तो देखिए, चार्जेस डिस्ट्रॉय हुए कि नहीं? लेकिन जब डिस्ट्रॉय हुए तो पेयर में हुए, जितना नेगेटिव कम हुआ उतना ही पॉजिटिव कम हो गया, तो टोटल चार्ज फिर उतने का उतना बना रहेगा। इज दैट क्लियर? इस फिनोमिना को हम एक नाम देते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिलेशन भी कहते हैं, एनिलेशन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एनिलेशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिलेशन। तो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर चार्जेस आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। इसी के रिवर्स रिएक्शन को, अगर इसी के उल्टा ऑपोजिट आप लिख लें, गामा पार्टिकल प्लस गामा पार्टिकल, दे गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन, एंड दिस phenomena is called as pair production। this is called as pair production। so ये दो रिएक्शंस हैं, ये दो फिनोमिना हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड। पेयर प्रोडक्शन में पेयर ऑफ चार्जेस क्रिएट होकर आपके सामने आ रहा है, एक +E और एक -E, और एनिलेशन में ये दोनों चार्जेस डिस्ट्रॉय हो रहे थे। सो चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड but only in pairs। discrete charges या individual charges can neither be created nor be destroyed। so जहां आप कह रहे थे charges can neither be created nor be destroyed, उसकी जगह अब आपको ये कहना चाहिए isolated charges can neither be created nor be destroyed, या discrete charges can neither be created nor be destroyed। charges can be created, charges can be destroyed, but in terms of pairs। इसके लिए दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। तो वो जो E = mc² का मैकेनिज्म है, बेसिकली वो मैकेनिज्म भी यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी नो डाउट नेग्लिजिबल मास है, बट मास है, और ठीक उतना ही मास पॉजिट्रॉन के पास है। तो ये मास गायब होकर किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। ये एक अलग बात है कि मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसी के दौरान हमारे काम की चीज क्या, हम यहाँ पे ये भी चेक कर रहे हैं कि चार्जेस भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं पेयर्स में। इज इट क्लियर? तो ये सब चीजें एग्जाम में तब तक मेंशन करने की जरूरत नहीं है जब तक स्पेसिफिकली ये पूछा ना जाए, अदरवाइज आप इसको यहीं तक रखिए। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। क्योंकि ये होगा भी कब? ये उन रिएक्शंस में होगा जिनमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। गॉट इट? सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट एंड दैट इज 0।
टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट एंड दैट इज 0। इस यूनिवर्स के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज यूनिवर्स का कितना है, कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू कितनी, 0। इस यूनिवर्स के अंदर क्रिएशन भी होती रहती है, डिस्ट्रक्शन भी होती रहती है, चार्जेस क्रिएट भी होते हैं, चार्जेस डिस्ट्रॉय भी होते हैं, बट हमेशा पेयर्स में। डिस्क्रीट चार्जेस या आइसोलेटेड चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। गॉट इट? सो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पे चलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या है इसका मीनिंग? चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स इट डज नॉट वेरी विद मोशन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के पास कोई चार्ज है, इट डज नॉट वेरी विद मोशन ऑफ बॉडी, इट डज नॉट वेरी विद मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉडी है, इस पे कुछ चार्ज है, तो ये बॉडी रेस्ट में होगी तो भी इस पे चार्ज उतना ही, ये मोशन में होगी, हाई स्पीड से लो स्पीड से, किसी भी तरह से इसका चार्ज कभी नहीं बदलेगा जब तक कि इसको और चार्ज देना या इसमें से कुछ चार्ज वापस ना ले लें, इसका चार्ज कभी नहीं बदलेगा। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, तो ये मोशन के साथ कभी भी किसी बॉडी का चार्ज नहीं बदल सकता। अब आप सोचोगे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, ये तो कॉमन सेंस की बात है, मोशन के साथ तो नहीं बदलना चाहिए। नहीं, अब थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने अभी पिछली क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, मैटर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, मास और चार्ज। मास की वजह से ग्रेविटेशन फिनोमेना ऑपरेट करता, और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब कुछ चार्ज की वजह से। मास इज वेरिएंट इन नेचर। आपको याद होगा क्लास 11th में एक रिलेशन आपको पढ़ाया था, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ बॉडी, m नॉट इज द रेस्ट मास। जैसे जैसे बॉडी का v कंपेरेबल टू c होगा तो बॉडी का मास रेस्ट मास से ज्यादा हो जाएगा। अगर बॉडी की वेलोसिटी c के बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, तो बॉडी का मास कितना हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट। सो मास मोशन के साथ बदलता है, जैसे जैसे बॉडी का मोशन बढ़ता जाता है, जैसे उसकी स्पीड अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को, बॉडी का मास बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, यह मास इनफाइनाइट हो जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बार बार, ठीक है। तो इसलिए इस पे और डिटेल, आप खुद इस फॉर्मूले को अच्छे से इंटरप्रेट करें। फॉर्मूले में v की वैल्यू नेग्लिजिबल पुट करके देखें c के, अगली बार कंपेरेबल पुट करके देखें, अगली बार इक्वल पुट करके देखें, तो ये सारी चीजें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, इट डज नॉट वेरी विद मोशन ऑफ द बॉडी। सो अभी तक हम क्या क्या प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी है चार्ज, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है तो अलजेब्रिकली ऐड होगा, और चूंकि फंडामेंटल कॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए हमने कहा बॉडी पे जब भी चार्ज आएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई की टर्म्स में आएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। और इसी बीच में ये भी हमने डिस्कस किया कि कभी कभार चार्जेस क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बट इसको आपने जब तक पूछा ना जाए तब तक मेंशन नहीं करेंगे, आप इसी तक रखेंगे। उसके आगे हमने डिस्कस किया इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इट डज नॉट वेरी विद मोशन ऑफ द बॉडी। और अगला इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट प्रॉपर्टी, जो इसके आगे मैंने यही प्रॉपर्टी यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे आज की क्लास। ये वही प्रॉपर्टी है बच्चों जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक चार्जेस, ये तो अच्छे से याद होगा सबको, लाइक चार्जेस रिपेल and unlike charges attract each other, unlike charges attract each other। कि भाई लाइक चार्जेस कैसे होते हैं, एक जैसे।
चाहे दो पॉजिटिव चार्जेस हों चाहे दो नेगेटिव चार्जेस हों, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो ये हमेशा एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव तो रिपल्शन, दोनों नेगेटिव तो भी रिपल्शन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अनलाइक होंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगी। और ये यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्सेज में से इलेक्ट्रिक फोर्सेज 11th में हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज के रेशियो अगर आप याद करें फर्स्ट चैप्टर में ही ये डिस्कस होता है, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, F ग्रेविटेशनल इज टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज टू F न्यूक्लियर। ये रेशियो हमने बताई थी 1:10⁻36 1:10⁻38। तो ये दोनों फोर्सेज फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर हैं। तीसरी भी हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई में। ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था क्लास 11th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में। चार्जेस में, हाँ, ग्रेविटेशन किसकी वजह से है? मास की वजह से। मैटर की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, मास एंड चार्ज। मास की वजह से फिनोमेना ऑपरेट करता है ग्रेविटेशन। हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होगी, ग्रेविटेशन में कभी रिपल्शन नहीं होती। और यहां पे आ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फोर्सेज दोनों तरह की हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं। अट्रैक्टिव तब होंगी जब चार्जेस अनलाइक है, रिपल्सिव तब होंगी जब चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे, राइट। तो बेटा यही थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद रखिए। इसमें से न्यूमेरिकल पार्ट अगर कहीं हो तो यहां से आ सकता है, बाकी ये सब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना है। अब आते हैं जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। What does it mean? It simply means कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी अगर उसके आसपास, उसकी रेंज में, जिसको आगे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक बॉडी और दूसरी बॉडी ये एक दूसरे के आसपास है, दोनों पे चार्ज है, तो या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या तो ये रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स को डिटरमिन करने के लिए कोई हमारे पास फॉर्मूला, कोई मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए कि नहीं? यस, होना चाहिए। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए हमारे पास रिलेशन था G(m1m2)/r², बिल्कुल वैसे ही चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए भी हमारे पास एक रिलेशन है विच इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। तो इसके बाद अगला वीडियो मैं आपको भेजूंगा कूलम्स लॉ पे, ठीक है। सो वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा आपका हर एक बेसिक क्लियर करूंगा कि अगर आप ये वीडियोस अच्छे से सुन रहे हैं, हेडफोन लगाकर नोट्स अगर आप बना रहे हैं, तो ईच टिट एंड बिट मैं क्लियर करूंगा। इसमें आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। सो आपने हेडफोन लगा के सुनना है, नोट्स मेकिंग करनी है, आइसोलेशन में, एकांत में आराम से बैठ के। मैं वन बाय वन इस सीरीज में आपको अगले लेक्चर्स भेजता जाऊंगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक चार्ज एंड डू वंडर्स। गॉड ब्लेस यू।